नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता शरद पवार पीके से मिले हैं और पीके माने प्रशांत किशोर, जो कि रणनीतिकार माने जाते हैं चुनाव जितवाने के लिए। और हाल ही में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव उनके देखरेख में जीता गया। इसके बाद ये उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं अब आगे से इस सीट को खाली कर रहा हूं, आगे से चुनाव की रणनीति बनाने में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन शरद पवार से मुलाकात, और वो भी 3 घंटे तक, तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार शरद पवार को पीके की जरूरत क्यों पड़ी। क्या शरद पवार कोई चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनाना चाहते हैं पीके के साथ मिलकर? यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पीके से वो सलाह लेना चाह रहे हैं महाराष्ट्र सरकार गिराने के लिए या गिरने जा रही है उसके बाद के कुछ आंकड़ों के लिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो प्रशांत किशोर है, ये ममता बनर्जी का दूत बनकर शरद पवार से मिले थे, क्योंकि विपक्षी दलों में जो 12-13 पार्टी के लोग हैं वो 2024 के चुनाव को लेकर एक रणनीति बनाना चाहते हैं कि मोदी सरकार को तीसरी बार आने से कैसे रोका जाए। मोदी जी को अकेला रोकने की हिम्मत या ताकत किसी में नहीं है, ये सभी दल लगभग मान चुके हैं। और अब ये 12-13 दल मिलकर ये तय करना चाहते हैं कि हम मोदी जी को हराने का काम करेंगे। और ये हर चुनाव में होता है, पिछले चुनाव में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। तो कांग्रेस को अपनी औकात पता लग गई है कि कांग्रेस तो अब कहीं भी नजर आने वाली नहीं है। लेकिन ऐसे में जब ममता बनर्जी एक प्रमुख चेहरा बनकर के निकली है, तो ममता बनर्जी अपने को यह सोच रही है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मैं बनूं। वहीं शरद पवार सबसे सीनियर लीडर हैं इन विपक्षी दलों में, वो सोचते हैं प्रधानमंत्री मैं बनूं। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये ठीक ऐसे हो गया जैसे कौन बनेगा करोड़पति। पता नहीं कौन बनेगा, हॉट सीट पर कौन बैठेगा। अब उसके लिए टेस्ट होता था, लेकिन यहां इन 12-13 दलों में चुनाव के पहले ही हमने देखा है हर बार यही झगड़ा होता है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तय कुछ होता नहीं है, अल्टीमेटली चुनाव में जाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। एनसीपी कहेगी शिवसेना खराब, शिवसेना कहेगी कांग्रेस खराब, ममता बनर्जी कहेगी कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों खराब। और जब चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद ये गठजोड़ लगाते हैं, जोड़ तोड़, हाँ भाई कहां सरकार बन सकती है कहां नहीं। तो इस तरह से ये देश की सरकार भी बनाने को सोच रहे हैं। हमने हमारे देश ने देखा है कि किस तरह से इस तरह की गठबंधनों की जब सरकार बनती है देश का विकास नहीं होता, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा और आपस में मैं कमाऊं के चक्कर में देश बर्बाद होता है। लेकिन अब शरद पवार पीके से मिल रहे हैं। ऐसे में बताऊं, छगन भुजबल जो एनसीपी के ही सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जो मीटिंग है इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है, आप तो सीनियर लीडर हैं, बताइए शरद पवार जी पीके से क्यों मिल रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मुझे तो एजेंडे का पता नहीं है। मतलब छगन भुजबल जी को नहीं पता कि शरद पवार जी 3 घंटे तक क्या बात कर रहे हैं। शिवसेना को नहीं पता कि वो शरद पवार 3 घंटे क्या मीटिंग कर रहे हैं, आपस में क्या खिचड़ी पक रही है तीनों दलों में, किसी को एक दूसरे को नहीं पता। हाल ही में संजय राउत ने जब ये बयान दिया था कि देश में सबसे बड़ा नेता और कोई अगर नंबर 1 नेता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, ये कहकर उन्होंने चौंका दिया था। क्योंकि 3 दलों की सरकार में जहां एनसीपी भी एक सहयोगी है और उसके नेता शरद पवार हैं, वो ऐसा शब्द शायद सुनना नहीं चाहते थे। क्योंकि संजय राउत जो कि 3 दलों की सरकार मिलकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे, उनसे तो यही उम्मीद होगी कि वो ये कहें कि शरद पवार सबसे बढ़िया नेता हैं। और ये उन्होंने पहले कहा भी है। लेकिन आज संजय राउत की जो भाषा बदली है, पहले वो कहते थे शरद पवार से बड़ा नेता कोई नहीं है, आज वो कह रहे हैं मोदी जी नंबर 1। इसका मतलब ये जो बदलाव हुआ है, ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, ये कुछ कहता है। इसी तरह आपको बताएं, उद्धव ठाकरे जी पहले अपने बेटे के साथ मिलने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो भी उन्होंने कहा ये हमारी व्यक्तिगत मुलाकात है, हमारा पुराना संबंध है। और इस बार फिर से 3 लोगों के साथ गए, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी साथ में थे। लेकिन बाकी 2 को उन्होंने बाहर छोड़ दिया, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कोटे से नेता थे, मंत्री थे, उनको बाहर छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी से 10 मिनट अकेले में बात की। इसको लेकर चर्चा शुरू हुई थी, तभी संजय राउत ने वो टॉप नंबर 1 वाला बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा मोदी जी दा नंबर 1, मोदी जी इज ग्रेट। और इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना और बीजेपी फिर से एक हो जाएं। और इस संभावना को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा अभी हमारे तो पुराने संबंध हैं,
हम विचारधारा से एक हैं, हमने दल बदला है, हमने ये करा, मतलब इस तरह की बातें भी आने लगी। और इसलिए ये जो महाराष्ट्र में तिगड़ी है, इनको खतरा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार अभी चल रही है 5 साल और अभी बीएमसी का चुनाव आना है, उस बीएमसी में अभी तक तो शिवसेना का कब्जा है। अब शिवसेना चाहती है हम दोबारा आ जाएं, एनसीपी चाहती है हम दोबारा इसमें और अच्छे ताकत से आ जाएं, हम कब्जा कर लें। कांग्रेस सोचती है हमारा काम हो जाए, लेकिन होना किसी का नहीं है। तीनों दलों की छवि पूरे मुंबई के अंदर बहुत खराब है। जिस तरह से लोगों ने देखा कि बारिश के पानी में मुंबई जरा सी बारिश में डूब जाती है, जिस तरह देखा कि वहां बिल्डिंगें गिर रही हैं, जिस तरह देखा कि बीएमसी के अंडर आने वाले हॉस्पिटलों में कुव्यवस्था है, कोई लोगों को अरेंजमेंट नहीं हुआ, उसके चलते और बीएमसी का वो रूप भी लोगों ने देखा कि जब देशभक्त कंगना रनौत कोई बयान दे देती है तो इनको सहन नहीं होता और उसका घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाता है। ये सब चीजें लोग देख रहे हैं और इसके कारण आपको बताएं, मुंबई में मुंबई कर की एक भाषा बनी हुई है, एक विचारधारा बनी हुई है और उन्होंने तय कर लिया है लगभग कि इस चुनाव में, बीएमसी का जो आने वाला चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में ये सत्ता सौंपेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन जहां जहां है, कम से कम वहां भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत कम या तो छुपा हुआ है, और वहां विकास की बयार बहती है। यानी केंद्र की, राज्य की और बीएमसी की ट्विनिंग इस तरह की होती है कि वहां कम से कम विकास के काम बड़ी तेजी से होते हैं और इसलिए लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता बीएमसी में आए। अब अगला चुनाव ये जो 2024 का होने वाला है लोकसभा का, इसको लेकर अगर पीके से मीटिंग की है शरद पवार ने और वो ये सोच रहे हैं कि ये जो 12-13 दल का है इसमें प्रमुख बनने के बाद मुझे प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि पीके वो व्यक्ति हैं जो लोगों को प्रमोट करते हैं, जो राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं और उस प्रमोट के लिए उनका एक आईटी सेल है, एक लोग हैं उनके बाकायदा माहौल बनाने के लिए। तो हो सकता है शरद पवार ने इसलिए बुलाया हो कि भैया 12-13 दल में ममता बनर्जी भी है, उनमें जो है उद्धव ठाकरे भी है, उसमें तो जो है केजरीवाल भी है। अब सब आदमी सोच रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए मैं ही प्रोजेक्ट हो जाऊं, हैं? लेकिन आप मुझे आगे रखना, मेरा चेहरा चमकाना, देश में मेरी छवि अच्छी बनाना। और इसलिए शायद छवि बनाने के चक्कर में पीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि छवि बनाने का चक्कर बन रहा है। 3 दलों की सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है उसमें अब अपना चेहरा चमकाने की बात है, क्योंकि चेहरे पे कालक लगी हुई है और वो कालक लगी है भ्रष्टाचार के कारण, और किसी और ने नहीं लगाई, इनके अपने लोगों ने लगाई है। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से वहां के गृह मंत्री जो थे अनिल देशमुख, उनके ऊपर जो आरोप 100 करोड़ उगाही का लगा, उसके बाद जिस तरह से एंटीलिया मामले में जो पुलिसकर्मी पकड़े गया सचिन वजय, उसकी भी निकटता शिवसेना से बताई गई। और अब अनिल देशमुख भी ये कह रहे हैं कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया, लिया होगा किसी ने, मैंने नहीं लिया। इसी बीच में एक और खबर आ गई कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिवसेना के कई नेता वो पुलिस सिस्टम में घुसे हुए थे और पुलिस वालों से पैसा ले रहे थे ट्रांसफर और पोस्टिंग करके। इसकी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे तक गई थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से उस रिपोर्ट को दबाया, उसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की भी तो कहीं इस ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसको लेकर जो छवि खराब हुई, एनसीपी की छवि खराब हुई 100 करोड़ उगाही को लेकर, क्योंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री एनसीपी के कोटे से थे। दूसरी छवि खराब हो रही है शिवसेना की, जिनकी जो एक कार्यकर्ता था, बाकायदा प्रवक्ता था और सदस्य था, वो सचिन वजय, जो उद्योगपतियों की ही हत्या करने में इन्वॉल्व माना जा रहा है। और इस तरफ जो परमवीर सिंह, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर, वो कंप्लेंट कर रहे हैं 100 करोड़ उगाही की, उन पे आरोप लग रहे हैं बहुत सारे केसों को छुपाने की, उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो किसी ना किसी हाथ में खेल रहे हैं और सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। मतलब शिवसेना अपनी छवि बचाने में लगी हुई है, एनसीपी अपनी छवि बचाने में लगी हुई है, और कांग्रेस तो बेचारी दोनों दलों में बीच में फंस गई है, जिसका छवि मामला कहीं है नहीं। उनको लगता है कि मैं क्या करूं, और इसलिए ये तीनों दल अपनी छवियों को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सरकार भी गिरा सकते हैं। शरद पवार के बारे में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि 2024 में बड़ा नेता बनकर उभरने के चक्कर में
प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनकर 12-13 दलों का प्रमुख बनने के चक्कर में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा सकते हैं। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार को नहीं गिराया तो बीएमसी के चुनाव में एक भी सीट इन तीनों दलों में से किसी की आने की नहीं है। इनको लगता है कि एनसीपी अगर ये कह के समर्थन वापस ले लेगी कि ये जो भ्रष्टाचार सारा महाराष्ट्र सरकार का खुलासा हुआ है इसमें शिवसेना इन्वॉल्व है, हम पाक साफ हैं, तो हो सकता है जनता ये सोचे कि भैया एनसीपी के नेताओं का कोई लेना देना नहीं है, ये तो शिवसेना खराब थी, शिवसेना को वोट मत दो। तो इनको लगता है बीएमसी में भी एनसीपी आ जाएगी और 2024 के चुनाव में जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो शरद पवार को फिर से अपना बड़ा चेहरा मानकर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लेंगे। पीके ने जहां तक है अनुमान है यही सलाह दी है कि पहले आप महाराष्ट्र की सरकार गिराओ, इनसे समर्थन वापस ले लो, आपकी छवि एक कद्दावर नेता और भ्रष्टाचार को सहन ना करने वाले नेता की छवि बन जाएगी। इसके बाद बीएमसी का चुनाव है, उसमें भी कुछ सीट ले आओगे। उसके बाद 2024 के चुनाव में कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी और उसके बाद हो सकता है आपकी सरकार ना बने, बीजेपी के साथ मिलकर सहयोग करके सरकार बना लेना। फिलहाल की इस कालक से बच जाओगे जो कालक अब महाराष्ट्र की सरकार पर लगी हुई है। तो ऐसा अनुमान माना जा रहा है। पीके को जो लोग समझते हैं, जो लोग, मैं भी एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जो एनालिसिस कर रहा हूं, मेरा आइडिया यही कह रहा है कि शरद पवार की 3 घंटे की गुप्त मुलाकात, क्योंकि गुप्त मैं इसलिए कह रहा हूं कि छगन भुजबल जैसे सीनियर लीडर और संजय राउत या उद्धव ठाकरे जी को भी नहीं पता कि शरद पवार जी की मुलाकात का मेन एजेंडा क्या था। तो यह गुप्त एजेंडा इसीलिए है, अपनी छवि सुधारकर, सरकार गिराकर वो फिर से अपनी छवि सुधारकर चुनाव में जाना चाहते हैं। और सरकार यदि बननेगी, अब आप एक सवाल है, लोग पूछते हैं कि उद्धव की सरकार गिरेगी तो बनेगी किसकी? बन सकती है वो बीजेपी की सरकार, यानी देवेंद्र फडणवीस को बाहर से समर्थन देकर मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो घपले घोटाले हुए हैं अभी तक एनसीपी क्लीन चिट नहीं पाई है। तो अपनी छवि बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए बीजेपी की सरकार भी वो बना सकते हैं। वंदे मातरम।